प्यारे बच्चों, इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान, कक्षा 6, अध्याय 7, गति एवं दूरियों का मापन। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, यातायात की कहानी लिखो। प्राचीन समय में लोग पैदल चलते थे। वे अपना सामान अपनी पीठ पर लाद कर ले जाते थे। प्राचीन काल में जल मार्गों में आने जाने के लिए नावों का उपयोग किया जाता था। यह नाव लकड़ी के विभिन्न टुकड़ों को जोड़कर बनाई जाती थी। इनकी आकृति जल में रहने वाले जीवों की आकृति से मिलती थी। पहिए के आविष्कार के बाद गाड़ियों को खींचने के लिए पशुओं का उपयोग किया जाने लगा। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए पशुओं, नावों, जहाज़ों का प्रयोग करते थे। वाष्प इंजन के आविष्कार के बाद परिवहन के नए साधनों का विकास हुआ। वाष्प इंजन से चलने वाली सवारी गाड़ियों तथा मालगाड़ियों के लिए रेल पटरियों का निर्माण किया गया। इसके पश्चात मोटर कार, ट्रक, बस जैसे स्वचालित वाहन आए। विद्युत रेलगाड़ी, एक पटरी रेल, पराध्वनिक वायुयान तथा अंतरिक्ष यान 20वीं शताब्दी की देन है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुछ साधन दिखाए गए हैं। परिवहन के कुछ साधन दिखाए गए हैं। जैसे यहाँ पर एक साइकिल है, ये हवाई जहाज है, ये समुद्री जहाज है, ये बैलगाड़ी है, ये बस है और ये रेलगाड़ी है। डेस्क की लंबाई ज्ञात करना। हमारी पाठ्यपुस्तक में दिए गए उदाहरण के अनुसार लंबाई मापने के लिए गिल्ली तथा डंडे का प्रयोग किया गया है। यदि डेस्क की लंबाई 2 डंडों तथा 2 गिल्लियों के बराबर हो तो हम एक डंडे तथा एक गिल्ली के बराबर मध्य में डेस्क का निशान लगा सकते हैं। रस्सी की लंबाई के द्वारा भी डेस्क को 1/4 तथा 1/2 भाग में बांट सकते हैं। तो आगे है प्यारे बच्चों, कक्षा में रखी मेज अथवा डेस्क की चौड़ाई बलिश के द्वारा मापी जा सकती है। तो यहाँ पर ये प्यारे बच्चों, ये चित्र दिखाया गया है। इसमें गिल्ली तथा डंडे से डेस्क की लंबाई को मापना दिखाया गया है। इसमें यहाँ ये डेस्क है और इसके अंदर इसकी ये कुल लंबाई है 2 डंडों के और 2 जो गिल्ली दिखाई गई है उनके बराबर है। जब इसको हम आधा करते हैं तो एक इसकी लंबाई आधी एक डंडा और एक गिल्ली के बराबर आती है। तो इसमें यहाँ पर हम इस प्रकार निशान लगा सकते हैं। इससे आगे है, दैनिक जीवन में लंबाई मापने का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। प्यारे बच्चों, हमारे दैनिक जीवन में दर्जी द्वारा कपड़ा सीने के लिए कपड़े को मापना, बढ़ई द्वारा अलमारी बनाने के लिए लकड़ी को मापना, किसान द्वारा अपने खेत की लंबाई व चौड़ाई को मापना आदि में दैनिक जीवन में लंबाई मापने का उपयोग किया जाता है। लंबाई मापने के लिए हम कदम का उपयोग क्यों नहीं करते। अलग अलग व्यक्तियों के कदम की लंबाई अलग अलग होती है। यह छोटी या बड़ी हो सकती है, इसलिए किसी जगह की लंबाई मापने के लिए कदम का उपयोग नहीं किया जाता। प्राचीन काल में लंबाई मापने के मात्रक। प्राचीन काल में पैर की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई तथा कदम की दूरी के मापों का मात्रक के रूप में उपयोग किया जाता था। इससे आगे हाथ की लंबाई। कोहनी से अंगुली के छोर तक की लंबाई, जिसे हाथ कहते हैं, का उपयोग प्राचीन मिस्र में किया जाता था। इसे संसार के अन्य भागों में भी मान्यता प्राप्त थी। इससे आगे है, एक गज कपड़ा फैली बाह के सिरे से अपनी ठोड़ी तक मापते थे। प्राचीन भारत में छोटी लंबाइयों को मापने के लिए अंगुल का उपयोग किया जाता था। इससे आगे है, मीटरी पद्धति। फ्रांसीसियों ने वर्ष 1790 में मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की, जिसे मीटरी पद्धति कहते हैं। इसके बाद में आगे है प्यारे बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली।
इसमें अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली में मापन में समानता के लिए सारे संसार के वैज्ञानिकों ने मापन के मानक मात्रों एक सेट को स्वीकार किया। इसे दोबारा से एक बार प्यारे बच्चों, मापन में समानता के लिए सारे संसार के वैज्ञानिकों ने मापन के मानक मात्रकों के एक सेट को स्वीकार कर लिया है। इसे अंतर्राष्ट्रीय मानक मात्रक प्रणाली कहते हैं। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है। लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? मीटर है। सेंटीमीटर, मीटर को 100 बराबर भागों में बांटा गया है, इन्हें सेंटीमीटर कहते हैं। तो 1 मीटर में प्यारे बच्चों 100 सेंटीमीटर होते हैं। मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर के 10 बराबर भाग होते हैं, जिन्हें मिलीमीटर कहते हैं। तो 1 सेंटीमीटर बराबर है 10 मिलीमीटर के। लंबी दूरियों को मापने के लिए एक बड़े मात्रक का उपयोग किया जाता है, इसे किलोमीटर कहते हैं। तो इसमें है अगला प्रश्न, लंबाई मापते समय हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए। इसमें है पैमाने को वस्तु के संपर्क में इसकी लंबाई के अनुदिश रखना चाहिए। दूसरा है यदि किसी पैमाने का शून्यांक स्पष्ट दिखाई न पड़े दे तो उसके लिए पैमाने के दूसरे पूर्णांक का उपयोग करना चाहिए। लंबाई मापने के बाद प्राप्त हुए दूसरे पाठ्यांक में से पहले पूर्णांक को घटाना चाहिए। जैसे यदि पहले सिरे का पाठ्यांक 1 सेंटीमीटर तथा दूसरे का पाठ्यांक 22.2 सेंटीमीटर हो तो वस्तुओं की लंबाई होगी यहाँ पर जो है 12.2 सेंटीमीटर में से 1 सेंटीमीटर घटा देंगे हम तो हमें 11.2 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। अर्थात वस्तु की जो लंबाई है वो 11.2 सेंटीमीटर होगी। तो इसमें यहाँ पर ये स्केल दिखाए गए हैं, ये फूटा दिखाया गया प्यारे बच्चों। जब कोई फूटा जो है उसका जो है अगला हिस्सा जो है वो साफ दिखाई नहीं देता तो उसको अगले उसे ले लेते हैं। यहाँ पर इसमें कुछ विधियाँ दिखाई गई हैं जो कि मापे जाने वाली विधि सही है या गलत है, तो इसके लिए तो इसमें जैसे यहाँ पर ये दिखाया गया है, ये है यहाँ पर एक देखिए यहाँ पर है प्यारे बच्चों और एक है यहाँ पर। तो उसमें क्या है कि हम उस पैमाने को 1 सेंटीमीटर पर पूरा रख लेंगे और 1 सेंटीमीटर पर पूरा रख के फिर जो हमारी पाठ्यांक आएगा हमारा उसमें से 1 सेंटीमीटर जो है घटा देंगे। इस तरह से हम इनका जो है माप जो है ज्ञात कर सकते हैं। इसे अगला है माप लेने के लिए आँख की सही स्थिति होनी चाहिए। हमारी आँख जिस बिंदु से माप ली जानी है उसके ठीक सामने होनी चाहिए। तो माप लेते समय हमने सामने से देखना चाहिए। जैसे यदि हम यहाँ पाठ्यांक की माप लेते हैं तो इधर से देखेंगे तो हमें गलत दिखाई देगा। जैसे यहाँ से देखेंगे तो इधर आएगी हम दिखाई देगा और इधर से देखें तो जब हम सामने से देखेंगे तो हम सही देख पाएंगे या जो लंबाई हमने मापनी है उसका पाठ्यांक जो है सही माप सकेंगे। इससे आगे है वक्र रेखा की लंबाई कैसे ज्ञात करोगे, एक क्रियाकलाप द्वारा समझाओ। तो इसमें यहाँ पर प्यारे बच्चों एक वक्र रेखा है, इसकी लंबाई मापने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक धागा लेंगे, उस पर एक गांठ लगा देंगे और उसको ए सिरे पर यहाँ रखेंगे। तो इसको अपने दोनों हाथों से साथ साथ रखते हुए धागे को जो है यहाँ तक ले जाएंगे। ध्यान रखना चाहिए कि धागा जो है ढीला नहीं रहना चाहिए, तना हुआ होना चाहिए। फिर उस धागे को हटा करके स्केल के द्वारा या फुटे के द्वारा उसकी लंबाई माप लेंगे। यह हमारी वक्र रेखा की लंबाई होगी। एक धागा लीजिए तथा उसके एक सिरे पर गांठ बांधिए। पेंसिल की सहायता से एक कागज पर वक्र रेखा खींचिए। आप धागे की गांठ को वक्र रेखा की ए बिंदु पर रखिए तथा अपने हाथों के द्वारा धागे को वक्र रेखा पर रखते हुए आगे बढ़िए। ध्यान रहे कि धागा तना हुआ
ढीला नहीं होना चाहिए। वक्र रेखा के बिंदु बी तक पहुँचिए। बिंदु बी पर धागे पर एक चिन्ह लगाइए। इस धागे की लंबाई मीटर या पैमाने पर आरंभ से बंधी हुई गांठ से इस प्रकार बने अंतिम चिन्ह के बीच मापिए। यह वक्र रेखा ए बी की लंबाई होगी। हमारे चारों ओर गतिशील वस्तुएं। हम यहाँ वस्तुओं के गतिशील व विराम अवस्था के उदाहरण लेते हैं। तो गतिशील वस्तुएं हैं प्यारे बच्चों, इधर उधर जाते लोग, जल में तैरती मछली, चलती रेलगाड़ी, घड़ी की सुइयाँ, उड़ते हुए मच्छर, चलता हुआ छोटा बच्चा, चलती हुई गाय, भागते हुए कुत्ता बिल्ली आदि गतिशील वस्तुओं के उदाहरण हैं। इससे आगे है विराम अवस्थाएं। मेज, कुर्सी, दीवार, स्कूल का बस्ता आदि प्यारे बच्चों, ये जो है विराम अवस्था में वस्तुओं के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर जो है इसके बाद में है चींटी की गति। एक ऐसा स्थान चुनिए जहाँ चींटियाँ हो। कागज की एक बड़ी शीट पर चीनी के कुछ दाने रखिए। चींटियाँ चीनी की ओर आकर्षित होंगी। एक चींटी की गति का ध्यान रखिए, वह कागज पर जहाँ जाती है वहाँ बिंदु अंकित कीजिए। अब चीनी को हटा दीजिए। इन बिंदुओं को मिलाइए तथा तीर के तीरों के निशान द्वारा दर्शाइए। हमें चींटी की गति ज्ञात हो जाएगी। तो इसमें यहाँ पर जो है चींटी है उसकी गति को दिखाया गया है कि चींटी जो है किस प्रकार गति करती है। प्यारे बच्चों, इसमें यहाँ पर हम एक सबसे पहले जिस स्थान पर चींटियाँ हैं वहाँ पर हम एक कागज़ की शीट रख लेंगे और उस शीट पर क्या है चीनी जो है डाल देंगे। चींटियाँ जो है चीनी की तरफ आकर्षित होंगी और जब चींटियाँ कागज़ के ऊपर आएंगी तो एक चींटी की गति का ध्यान हमने रखना है। चींटी जहाँ जहाँ जाती है वहाँ हम निशान लगा लेंगे। फिर बाद में इस कागज़ से चीनी को जो है अलग कर देंगे और जो निशान हमें लगाए थे उन निशानों को आपस में मिला देंगे और तीर के निशान के द्वारा हर जगह जो है तीर का निशान बनाएंगे और इस प्रकार हम जो है चींटी की गति जो है हमें जो है माप सकते हैं या बना सकते हैं और कागज़ पर हमें दिखाई देगी। इससे अगला है गति के प्रकार। सरलेखीय गति। इसमें वस्तु सरलेखा के अनुदिश गति करती है। उदाहरण, सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति, किसी परेड में सिपाहियों के मार्च पास्ट की गति, दौड़ प्रतियोगिता में धावक की गति जो है सरलेखीय गति के उदाहरण है। तो यहाँ पर जो सरलेखीय गति है ये दिखाई गई है कि जो वाहन है ये चल रहे हैं, ये सरलेखा के अंदर चल रहे हैं। यहाँ पर जो है सिपाही जो है ये परेड कर रहे हैं और ये सरलेखा में चल रहे हैं। प्यारे बच्चों, जब धावक दौड़ता है तो वह भी सरलेखा में दौड़ता है और वह भी जो है सरलेखीय गति का एक उदाहरण है। वर्तुल गति। इससे आगे है वर्तुल गति। किसी वस्तु की वृत्ताकार पथ पर गति को वर्तुल गति या वृत्ताकार गति कहते हैं। उदाहरण, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, बिजली के पंखे की पंखुड़ियों की गति, घड़ी सुइयों की गति। घड़ी की सुइयों की गति यहाँ पर किया जाएगा सब। घड़ी की सुइयों की गति, धागे से बंधे हाथ के द्वारा घुमाते हुए पत्थर की गति, रहट के चारों तरफ घूमते हुए बैल की गति जो है अब इसमें वर्तुल गति के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर ये चित्र जो है दिखाए गए हैं कि ये बैल है, इसमें ये रहट के चारों तरफ घूम रहा है तो इसकी गति क्या है, वर्तुल गति है। इसके बाद में ये यंत्र दिखाया गया है, वायु दिशा सूचक है। प्यारे बच्चों, यह भी जो है वृक्ष की गति जो वर्तुल गति है। पंखा जो है इसके अंदर ये वर्तुल गति में घूमता है। तो यहाँ पर ये पंखा दिखाया गया है, ये इसकी पंखुड़ियाँ हैं प्यारे बच्चों, ये भी जो है वर्तुल गति के अंदर घूमती हैं।
इससे आगे है आवर्ती गति। जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहते हैं। झूले की गति, वृक्ष की शाखाओं की गति, सितार की डोरियों की गति, डोरी से बंधे लटकते हुए पत्थर की गति, बजते हुए समय ढोल अथवा तबले की झिल्ली की गति जो है आवर्ती गति के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर जो आवर्ती गति है प्यारे बच्चों, ये झूला दिखाया गया है। बच्चे जो है झूले के अंदर झूल रहे हैं और जैसे झूला आगे पीछे जाता है तो ये जो है आवर्ती गति का उदाहरण है। और इसमें आगे जो है ये यंत्र दिखाए गए हैं, इनकी जो तनी डोरियां हैं ये आपस में आगे पीछे जो है घूमती हैं और उसी स्थान पर आ जाती हैं। ये भी सब इनके आवर्ती गति के उदाहरण हैं। जैसे इसमें ये बेल दिखाई गई है, घंटी दिखाई गई है, ये भी जो है आवर्ती गति का उदाहरण है। इसमें जो घड़ी है प्यारे बच्चों, घड़ी का जो पेंडुलम है ये भी किसी का उदाहरण है, आवर्ती गति का उदाहरण है। लुढ़कती हुई गेंद सरलीय गति के साथ साथ घूर्णन गति भी करती है। सिलाई मशीन का पहिया वर्तुल गति में होता है जबकि सुई प्यारे बच्चों आवर्ती गति में होती है। जब तक पहिया घूमता रहता है तब तक सुई ऊपर नीचे गति करती रहती है। इससे अगला है फर्श पर घोंघे का रेंगना, तितली का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर मंडराना, नदी का प्रवाहित होना, वायुयान का वायु में ऊंचाइयों पर उड़ना, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा द्वारा गति करना, हमारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण आदि हमारे चारों ओर अनेक स्थानों पर होने वाली गतियों के उदाहरण हैं। तो प्यारे बच्चों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।